हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 27 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। और भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, और सातों क्या थे? अंग्रेज थे। और इसीलिए इसे क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया, और इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, और इसी के विरोध में साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रसिद्ध नारों की बात करते हैं तो भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा, भारत छोड़ो का नारा और साइमन गो बैक का नारा, ये दोनों नारे किसने दिए थे? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दूसरा आपका है इंकलाब जिंदाबाद। इंपॉर्टेंट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके टीआरई में पूछा गया है ये। तो हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। कर मत दो, यह नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या किसने कहा था? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आपके टीआरई में पूछा गया है ये। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जय जगत का नारा किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज का आयोजन किया गया। सत्य शोधक समाज का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य तथाकथित निचली या निम्न जातियों को उनके शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करना था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पूरे महाराष्ट्र में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1873 पूरे महाराष्ट्र में। किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले की पुस्तक ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी की रचना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है,
गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र हरिजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट है। गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र हरिजन के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। देखते हैं। इसमें पहला है, गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक की शुरुआत पूना से की थी। बिल्कुल सही है। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक की शुरुआत कहां से किया था? तो पूना से किया था। यह आपका सही है। दूसरा है, गांधी जी हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। पहला आपका हरिजन बंधु है, दूसरा हरिजन सेवक, तीसरा हरिजन। यह भी आपका सही है। तीसरा है, गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र की शुरुआत सामाजिक पुनर्निर्माण और निम्न जात के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए की थी। यह भी आपका क्या है? सही है। इसमें सही पूछ रहा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। हरिजन 1933 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1933 में। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक की शुरुआत पूना से की थी। गांधी जी हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। पहला था आपका हरिजन बंधु और ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? गुजराती भाषा में। दूसरा था आपका हरिजन सेवक और ये किस भाषा में था? तो हिंदी भाषा में। और तीसरा था आपका हरिजन और ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। और गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र की शुरुआत सामाजिक पुनर्निर्माण और निम्न जात के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्थानीय स्वशासन के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर सर्वप्रथम मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। बिल्कुल सही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर सर्वप्रथम मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम का गठन हुआ था। यह आपका सही है। लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही है। 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। तो यह आपका सही है। तीसरा है, रिपन को स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है। सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है यानी स्थानीय स्वशासन का। तो यह आपका क्या है? सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, यहां से कई सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। ठीक है। 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम का गठन कर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। यह पूछा जाता है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो आपका मद्रास नगर निगम। ठीक है, यह प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका 1870 में मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए कुछ मदें निर्धारित की गई। यह भी प्रश्न बनता है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने किया था? तो 1870 में किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक। तीसरा आपका, रिपन के कार्यकाल में ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिलों में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन्हीं सुधारों के कारण रिपन को स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है यानी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो यहां से आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के ह्रास यानी पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय हस्तशिल्प के पतन के संदर्भ के बारे में दिया है और पूछ रहा कौन सा कथन सही है। देखते हैं। इसमें आपका पहला है, भारतीय राजा हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे। प्रायः उत्तम शिल्पियों को वेतन देकर अपने यहाँ काम देते थे, जबकि अंग्रेजों ने सिर्फ ब्रिटिश माल को ही संरक्षण प्रदान किया था। बिल्कुल सही है ये। भारतीय राजा जो थे ये हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे और प्रायः उत्तम शिल्पियों को वेतन देकर अपने यहाँ काम पर रखते थे, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ ब्रिटिश माल को ही संरक्षण प्रदान किया, भारतीय माल को नहीं।
तो ये आपका पॉइंट सही है। दूसरा है रेल मार्गों के विकास से भी भारतीय शिल्प को गहरा धक्का लगा था, बिल्कुल सही है आपका। तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये भी आपका हस्तशिल्प के पतन में कारण था, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय शिल्प उद्योगों के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका राज दरबारों की समाप्ति। सामान्यतः राजा महाराजा और सामंत लोग हस्तकलाओं के पारखी हुआ करते थे। उनके संरक्षण में ही भारतीय उद्योग फले फूले थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ इनकी स्थिति दयनीय होती गई और हस्तकलाओं का पतन होने लगा, जबकि अंग्रेजों ने सिर्फ ब्रिटिश माल को ही संरक्षण प्रदान किया। ये तो आपका कारण था। दूसरा कारण क्या था? तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये भी आपका कारण था। विदेशी प्रशासन की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय लोगों ने विदेशी रहन सहन को अपनाना प्रारंभ कर दिया और इससे भी जो आपका हस्तशिल्प का पतन हुआ। और क्या कारण थे? तो रेलवे का विकास भी कारण था। रेलवे के विकास ने ब्रिटिश माल को पूरे भारत में तेजी से पहुंचाने में मदद की, जिससे भारतीय हस्तशिल्प को गहरा धक्का लगा। इसके अतिरिक्त मशीनी माल का मुकाबला करने में भारतीय उद्योग असमर्थ थे, यानी विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता में क्या हुए? असफल हुए। और क्या कारण थे? तो दोषपूर्ण आर्थिक एवं औद्योगिक नीति भी कारण था। इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दिया गया था और रुचि व फैशन में परिवर्तन, ये भी आपका जो है हस्तशिल्प के पतन में एक कारण था। ठीक है, ये सब कारण थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? कौन सी घटना पूछ रहा है पहले हुई? अलीपुर बम कांड, ये आपका हुआ था 1908 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा, ये आपका चटगांव शस्त्रागार छापा, तो ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना? तो ऑप्शन ए, अलीपुर बम षड्यंत्र, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीपुर बम षड्यंत्र आपका 1908, काकोरी ट्रेन डकैती आपका 9 अगस्त 1925 को हुई थी और चटगांव शस्त्रागार छापा तो आपका 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अलीपुर बम षड्यंत्र। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? देखिए, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। ध्यान से पढ़िएगा कथन से आपके जो है कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, इसलिए आप जो है जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कथन वाले प्रश्न किया करिए। ठीक है, तो कथन वाले से जो है आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। देखते इसमें पहला है यह व्यवस्था कार्नवालिस के काल में अपनाई गई थी, बिल्कुल सही है। जो आपका अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी ये किसके काल में अपनाई गई थी? कार्नवालिस के काल में, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्था 1793 में कंपनी की स्वीकृति के मिलने के बाद लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? तो 1793 में हुई थी। तीसरा है इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। नहीं, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को नहीं बल्कि किसको माना गया था? तो जमींदारों को माना गया था। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, तो ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं इसके बारे में। कार्नवालिस ने लगान व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जॉन शोर को सौंपी। कमेटी के समक्ष 3 प्रमुख समस्याएं थी। पहला समस्या था आपका भूमि का स्वामी किसे माना जाए। दूसरी थी लगान की राशि क्या हो। तीसरी समस्या थी लगान निर्धारण कितने समय के लिए किया जाए, ये समस्या थी। और इसके समाधान में क्या हुआ? अंततः किसानों को ही नहीं बल्कि जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। जो आपका अस्थायी बंदोबस्त था इसमें जो है जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया था तथा राजस्व का 89% हिस्सा सरकार तथा 11% हिस्सा जमींदार को तय कर दिया गया। राजस्व आकलन हेतु 1789 को आधार बनाया गया और यह व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1793 में यह लागू हुई थी। इसलिए कार्नवालिस को क्या कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन यानी चरखा संघ की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए गांधी जी ने
ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 1925 में तथा ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारत के व्यय प्रशासन पर शाही आयोग को डैश के रूप में भी जाना जाता था। भारत के व्यय प्रशासन पर शाही आयोग को किस रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन सी, वेलबी कमीशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। वेलबी आयोग या कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारत में व्यर्थ खर्च की जांच के लिए की थी। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसके सदस्यों की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलबी, लॉर्ड चमन, टी.आर. बुकानन, विलियम विडरबर्न, दादा भाई नौरोजी, एक भारतीय थे इसमें, ठीक है, दादा भाई नौरोजी और विलियम एस इसमें शामिल थे। 1900 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस आयोग ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से वित्तीय व्यवस्था की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का आह्वान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? आयोग दिया है और तिथि दिया है। ठीक है, हंटर आयोग की बात करते हैं तो आपका 1882-83 में आपका सही है। ये शिक्षा से संबंधित सारे आयोग हैं। ये सैडलर आयोग की बात करते हैं तो 1917-1919 बिल्कुल सही है। राधा कृष्णन आयोग 1948-49 ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। शिक्षा से संबंधित कुछ आयोगों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में आया था। हंटर कमीशन 1882-83 में। सैडलर आयोग 1917 से 19। हार्टोग समिति 1929। सार्जेंट योजना 1944। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949। मुदालियर ये माध्यमिक शिक्षा आयोग था 1952। और कोठारी आयोग कब आया था? तो 1964। ये आपके शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? पूछ रहा है। आधुनिक उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जितने कथन है उतने प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। बंबई में पारसी काउसजी नानाभाई ने सूती वस्त्र उद्योग कारखाना स्थापित किया था। बिल्कुल सही है, हमने बताया था 1853 में बंबई में पारसी काउसजी नानाभाई ने सूती वस्त्र उद्योग कारखाना स्थापित किया था। यह आपका सही है। दूसरा है, पहला जूट कारखाना श्रीरामपुर बंगाल के निकट रिसड़ा में 1855 में शुरू किया गया था। मैंने बताया था पहला जूट कारखाना श्रीरामपुर बंगाल के निकट रिसड़ा में 1855 में शुरू हुआ था। ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, सर्वप्रथम लौह तथा इस्पात उद्योग की स्थापना बंबई में जे.एन. टाटा द्वारा की गई थी। नहीं, बंबई में नहीं किया गया था। कहां पे किया गया था? आपका जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही है और तीसरा आपका क्या है? गलत है। देखिए, 1853 में काउसजी नानाभाई डावर ने भारत में पहली बार कपास मिल बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना किया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला जूट कारखाना श्रीरामपुर बंगाल के निकट रिसड़ा में 1855 में शुरू किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, जमशेदजी टाटा के पुत्र जे.एन. टाटा ने 1907 में जमशेदपुर, पहले कहाँ था ये? बिहार में, और वर्तमान में कहाँ पे है? झारखंड में टिस्को की स्थापना की। इसके बाद मैसूर में, भद्रावती तथा बंगाल में स्टील कंपनियों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा 1907 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? करा, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना किया था? तो बाघा जतिन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघा जतिन। इनका पूरा नाम क्या था? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी इनका नाम था। इनके बारे में जानते हैं। जतेंद्र नाथ मुखर्जी एक महान भारतीय क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ अंग्रेजों को भारतीय प्रतिरोध और आक्रोश की शक्ति का एहसास कराया। ऐसा कहा जाता है कि बिना किसी हथियार के अकेले ही एक बाघ को मारने के बाद उन्हें बाघा जतिन कहा जाने लगा। 1905 में बाघा जतिन ने छात्र भंडार नामक एक संघ की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता की परवाह न करते हुए
बाघाजतीन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? इंपॉर्टेंट है ये। भारत में पहली बार आयकर यानी इनकम टैक्स कब लगाया गया था? तो 1860 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आयकर पहली बार अस्थायी रूप से 1857 के विद्रोह से उपजी आर्थिक तंगी के निराकरण के लिए 1860 में लगाया गया था। नेक्स्ट, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड मैकाले था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकाले। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर के तहत 1834 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1834 में हुआ था। नेक्स्ट है, कंपनी के काल में लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट है, कंपनी के काल में लोक सेवा के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला, इसमें लोक सेवा का जनक कार्नवालिस को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है। लोक सेवा का जनक किससे कहा जाता है? कार्नवालिस को कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। कार्नवालिस ने लोक सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए थे। बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा है, 1833 के चार्टर एक्ट में लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यह भी आपका सही है। 1833 के चार्टर एक्ट में लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, तो यह भी कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोक सेवा का जनक किससे कहा जाता है? तो कार्नवालिस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? तो वेलेस्ली ने किया था। पुनः 1805 में हरफोर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। उसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान हुआ तथा 1855 में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। 1855 में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। आगे 1853 तक कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टरों तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी के संचालकों से नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया तथा भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, यानी अब परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1893 से पूर्व सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ होगी। यह आपका सिविल सर्विस का इतिहास है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स एचिंसन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स एचिंसन को। 1879 में ब्रिटिश सरकार के एक कानून पारित कर घोषणा की कि भारतीय बिना किसी परीक्षा के उच्चतर पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। 1879 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित कर घोषणा की कि भारतीय बिना किसी परीक्षा के उच्चतर पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। इस घोषणा में कहा गया कि किसी भी वर्ष जितने भी इकरारनामे से बंधे सिविल सर्वेंट नियुक्त किए जाएंगे उनका 1/6 क्या होंगे? भारतीय होंगे, जो स्थानीय सरकार द्वारा चुने जाएंगे। 1886 में डफरिन ने चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया। इस आयोग ने प्रांतीय सिविल सेवा के गठन की बात कही थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के फैलने के क्रम में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखते हैं। सबसे पहले कहाँ फैला था? तो मेरठ में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद लखनऊ, कानपुर, उसके बाद आपका इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को
एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो किसने दिया था? तो ऑप्शन बी, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम के अनुसार यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। लॉरेंस वासीले ने क्या कहा था? तो इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया था। किसने? लॉरेंस वासीले ने दिया था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य का युद्ध था। टी.आर. होम्स के अनुसार जो 1857 की क्रांति थी, यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य का एक युद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न है, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसकी है? द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 किसकी पुस्तक है ये? तो ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह के विषय में लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अहोम विद्रोह का संबंध किस राज्य से है ये? अहोम विद्रोह तो असम से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह गदाधर सिंह के नेतृत्व में 1828 से 1830 तक चला था। ठीक है, गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिए जाने के बाद 1830 में असमियों ने कुमार रूपचंद्र के नेतृत्व में दोबारा विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? पूछ रहा है, रामोसी विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला इसमें, रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति थी रामोसी, ये आपका सही है। दूसरा है, वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से अप्रसन्न थे। बिल्कुल सही है ये। इस आंदोलन का नेतृत्व मधुकर शाह ने किया था। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तो उसमें गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तर सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और 1826 में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो उमा जी ने किया था। और किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक क्या थी? आदिम जनजाति थी। ठीक है, पश्चिमी घाट में यह हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना 1928 में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? तो दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी थे। HSRA की प्रमुख गतिविधियों की बात करते हैं तो काकोरी षड्यंत्र जो आपका हुआ था उसमें ये लोग शामिल थे। जॉन सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली बम कांड, ये आपका किसके सदस्यों ने किया था? तो HSRA के सदस्यों ने किया था। नेक्स्ट है, 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अभियान में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का फैसला किया था। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो इंपॉर्टेंट है ये, नर्मदा घाटी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनौरा नामक पुरा स्थल से मिला है। यहाँ से जो है मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सुनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। ठीक है, 1982 में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। नगरीय व्यवस्था थी और नालियां जो है व्यवस्थित थी यहाँ की, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पे? तो मुंबई में। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष पूछा जाता है, कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इन्होंने कब किया था अध्यक्षता? तो 1886 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे और इन्होंने 1888 इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये सारे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? TRE 2 में पूछा गया था ये प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, लखनऊ अधिवेशन 1916। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 का, इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे बताइए जरा। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस दिन हुआ था अब की बार पूछा गया था? तो वैसाखी के दिन हुआ था। और कहाँ पे? अमृतसर में। नेक्स्ट है, किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया था? अभी हम पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था ये? तो 1856 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन इसे पारित कब किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। कब? 1856 में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को पहले वैध बनाया गया था। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के कुछ नेतृत्वकर्ताओं के बारे में बात करते हैं। तो बैरकपुर से किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह दुत्ती और जनरल बख्त खान ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। इलाहाबाद और बनारस से तो मौलवी लियाकत अली ने। और फैजाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमद उल्लाह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अदिश राशि है। देखिए, अदिश राशि पूछ रहा है, इसमें से कौन सी है?
अदिश राशि इसमें ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान भी है और दाब भी है, लेकिन वेग क्या है, वेग आपका क्या है, सदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है, लेकिन इसमें पूछ रहा अदिश कौन सा है, तो ये दोनों है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए अदिश राशियों की बात करते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। जैसे आपका दूरी हो गया, शक्ति, लंबाई, घनत्व, विद्युत धारा, तापमान, कार्य, द्रव्यमान, आयतन, चाल, दाब और विभव, ये सब जो है अदिश राशियां इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। सदिश राशियों की बात करते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा और घनत्व, ये सब जो है विद्युत धारा घन। देखिए जो आपका विद्युत धारा होता है ये अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व जो होता है ये आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो, कह रहा जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, तो ऑप्शन बी, भार घट जाएगा उसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भार घट जाएगा। यदि वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके वजन में परिवर्तन होता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है, 1/6 है। इसलिए यदि वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का है तो उसका वजन चंद्रमा पर कितना होगा, तो 10 किलोग्राम होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भार चेंज हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, भार बराबर क्या होगा, होता है तो द्रव्यमान गुणे आपका गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी स्मॉल जी होता है। अगला है, अवश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति की SI इकाई क्या होती है, तो हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है, इंफ्रासाउंड कहा जाता है, यानी अपश्रव्य कहा जाता है, इसको हम सुन नहीं सकते हैं। मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में ध्वनि सुन सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि जो है मनुष्य सुन सकता है, इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों को क्या कहा जाता है, ध्वनि को, तो अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक या पराश्रव्य कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए, पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, जिनका उपयोग सोनार में किया जाता है। मनुष्य अल्ट्रासोनिक ध्वनियां नहीं सुन सकता है, लेकिन चमगादड़ हो गए, कुत्ते, डॉल्फिन आदि अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्पन्न और सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहां से भी बनता है। नेक्स्ट है, बादलों की बिजली की चमक से काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, कह रहा बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद जो है गर्जन सुनाई देता है, और इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन सी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए हमें वो बिजली जो है पहले दिखाई देती है, और जो गर्जन होता है बाद में सुनाई देता है, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है ध्वनि की चाल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, करा किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो उसे विवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विवर्तन। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहता है, अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, अपवर्तन होता है। श्वेत प्रकाश की किरण अवयवी का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, सभी को पता होगा। जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या इसी को यसद लेपन भी कहा जाता है। ठीक है, यसद लेपन कहा जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे, इसलिए जिंक का लेप किया जाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपका सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? आपके टीआरई 3 में पूछा गया था ये। हेपेटाइटिस ए जो है किस प्रकार की बीमारी है? तो ध्यान रखिएगा, भोजन से भी फैलता है और जल से भी फैलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। आमतौर पर हेपेटाइटिस ए भोजन के साथ साथ पानी के दूषित होने से भी होता है। प्रदूषण आमतौर पर कृषि अपशिष्ट, शहरी सीवेज, रासायनिक अपशिष्ट आदि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, डैश पुष्प का मादा प्रजनन भाग है। पुष्प का मादा प्रजनन भाग पूछ रहा कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा वर्तिकाग्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र। देखिए, आपका जो मादा यानी स्त्री केसर होता है, इसमें आपका वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है और अंडाशय आता है। जो आपका पुंग केसर होता है, इसमें आपका परागकोश आता है और तंतु आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। जो आपका फ्लाई ऐश होता है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा यह उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन। पैन क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका पैन जो होता है, ये आपका द्वितीयक प्रदूषक होता है, तो यानी ऑप्शन सी गौड़ प्रदूषक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक प्रदूषक की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, और प्राथमिक प्रदूषक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कड़की पदार्थ यानी जो आपका पीएम होता है, ये सब का क्या होता है? ये सब प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। द्वितीयक की बात करते हैं, ओजोन आपका द्वितीयक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपका द्वितीयक होता है। नाइट्रिक अम्ल, काला धुआं और पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट यानी जो आपका पैन होता है आपका द्वितीयक होता है। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सल्फर डाई जो होता है ये प्राथमिक होता है, जो सल्फर ट्राई होता है ये आपका द्वितीयक होता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरी खरपतवार किसका स्रोत होता है? ये तो आयोडीन का स्रोत होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन का स्रोत होता है। नेक्स्ट, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? जीवाणु के बारे में बात करते हैं, यानी क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रेक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रेक्स जो आपका मनुष्य में भी होता है और मवेशी में भी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खसरा की बात करते हैं तो ये आपका किससे होता है? ये आपका वायरस से होता है ये। ठीक है, वायरस से होता है। और मलेरिया किससे होता है? आपका प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से। एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण बेसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया है। यह बीमारी भेड़ों में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज पूछ रहा है, किसने किया था? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन ये मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लीडन और स्वर्ण ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो कई सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, करा आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। और उन लैंपों में जो है किस गैस का प्रयोग होता है? तो सोडियम का प्रयोग होता है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? करा पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से। ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? इंपॉर्टेंट है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो अपकेंद्री बल होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्री बल होगा, ठीक है। अभी नहीं, अपकेंद्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राइजोबियम का फलीदार पौधों के साथ संबंध को डैश कहा जाता है? करा राइजोबियम और फलीदार पौधों के बीच कौन सा संबंध होता है? तो सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहजीवी संबंध। देखिए, राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, अतः यह प्रायः चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलियों की जड़ों में रहता है तथा उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है। बदले में क्या करता है? बदले में पौधे जीवाणुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यानी राइजोबियम क्या आपका जीवाणु है, और इसको क्या प्रदान करते हैं पौधे? तो भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार इनका संबंध क्या हो गया? आपका सहजीवी संबंध हो गया, ठीक है, सहजीवी। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? करा आंख का कौन सा भाग है जिसमें क्या होता है? वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। तो कौन सा भाग होता है? तो आपका परितारिका यानी आइरिस होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने के कारण है। करा प्राकृतिक जैव उर्वरक जो होते हैं रासायनिक उर्वरकों से अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? तो क्योंकि जो है जैव जो उर्वरक होते हैं ये भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर क्या है? इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे जो आपका वृक्ष लगे होते हैं वही आपका क्या होता है? ग्रीन मफलर होता है। आपने देखा होगा जो सड़क के किनारे जो है वृक्ष लगे होते हैं वो आपका ग्रीन मफलर होता है, और वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रसित है। यह मार्बल कैंसर क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ये जो है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, ठीक है, और इसकी वजह से ताजमहल का क्षरण हो रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय वर्षा, ठीक। नेक्स्ट है, दूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिकों को प्रयोग में लाया जाता है? दूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट, कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है इनमें से? तो रेगिस्तान तो आपका प्राकृतिक है, एक्वेरियम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्वेरियम। नेक्स्ट है, विश्व वन्य कोष यानी WWF का लोगो निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। विश्व वन्य जीव कोष WWF का लोगो जो होता है इसमें क्या होता है? तो पांडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, पांडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफोनिक्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? हाइड्रोफोनिक्स मतलब जो पानी में उगते हों। तो ऑप्शन ए, मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों की खेती क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। ये पानी में उगते हैं, मिट्टी में नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफोनिक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मेथेन उत्सर्जन का स्रोत है? मेथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो वेटलैंड। ऑप्शन बी, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि।
आर्द्रभूमि यानी जो जहाँ पे दलदल होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, मेथेन उत्पन्न होता है। जैसे आपका धान का खेत हो गया, धान के खेत से भी आपका क्या निकलता है, तो मेथेन निकलता है। ठीक है, जो आपके जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो भी किसका उत्सर्जन करते हैं, तो मेथेन का करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। कौन सा जो है पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार पूछ रहा है। तो मैंने बताया था संख्या का पिरामिड भी होता है, बायोमास का पिरामिड भी होता है, ऊर्जा या उत्पादकता का पिरामिड भी होता है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन ए। हेमिस कहाँ पे है, लद्दाख में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। कह रहा है कौन सा देश जो है ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, तो सबसे बड़ा आपका चीन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 30% की हिस्सेदारी के साथ चीन जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये ध्यान रखिएगा, जो चाइना करता है 30% करता है। अगर भारत की बात करते हैं, भारत कितना करता है, तो लगभग 7%। ठीक। नेक्स्ट है, फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो फोबोस और डाइमोज जो है किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो ये हैं आपके मंगल ग्रह के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मंगल ग्रह। नेक्स्ट, पवन अपर्दन से कौन सी भूमि आकृति उत्पन्न होती है। पवन अपर्दन यानी वायु अपर्दन से कौन सी आकृति बनती है, तो जुगिन बनती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुगिन। मेज के आकार की होती है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगिन भू आकृति हवा के कटाव से उत्पन्न होती है। जो आपका जुगिन होता है या मेज के आकार की भू आकृति है, ज़्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखा जाता है इसे, और चट्टान का नरम भाग हवा से नष्ट हो जाता है और कठोर भाग वैसे ही बना रहता है, उसे क्या कहा जाता है, जुगिन कहा जाता है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है। कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है, तो मिस्ट्रियल भी ठंडी है, बोरा भी ठंडी है और पेम्पिरो भी ठंडी है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो लू जो होता है आपका गर्म होता है, ये आपका उत्तरी भारत और पाकिस्तान में बहता है। हबू भी आपका गर्म होता है, इस सूडान में बहती है। चिनूक इंपॉर्टेंट है ये भी गर्म एवं शुष्क होती है, रॉकी पर्वत में बहती है। मिस्ट्रल आपका जो है आपका ठंडी है, स्पेन और फ्रांस में बहती है। हरमट्टन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, तो गर्म एवं शुष्क होती है, पश्चिम अफ्रीका में बहती है। सिराको ये भी इंपॉर्टेंट है, सिराको गर्म एवं शुष्क होती है, सहारा मरुस्थल में बहती है। सिमुन आपका गर्म एवं शुष्क अरब मरुस्थल में। बोरा जो होती है आपका ठंडी है, इटली एवं हंगरी में। और पेम्परो आपका ठंडी है, आपका पंपास मैदान में यह बहती है। इंपॉर्टेंट, आपकी बार इससे प्रश्न बना था आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है। कौन सा जो आपका पुराना वलित पर्वत है इसमें से, तो जेसस ये आपका भ्रंशो पर्वत है। हिमालय की बात करते हैं तो आपका नवीन है, यूराल होगा। ठीक है, यूराल आपका क्या है, ये आपका पुराना वलित पर्वत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूराल। देखिए, यूराल पर्वत हो गया, अरावली हो गया, आपका अपलेशियन पर्वत हो गया, ये आपका क्या है, प्राचीन वलित पर्वत है। इससे प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, पूछा गया है। और जो हिमालय होता है ये आपका युवा वलित पर्वत होता है। और वासजेस पर्वत क्या है, ये आपका भ्रंशोस पर्वत का उदाहरण है। और जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, जापान का माउंट फ्यूजियामा है, ये सब जो है ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मरुस्थल क्षेत्र पाए जाते हैं। तो कौन सा, राजस्थान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन का प्रतिबंध लगान संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कब बना था। क्लोरोफ्लोरो किससे संबंधित है, तो ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत का क्षरण करता है ये। और ओजोन परत से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, मैंने बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। यूएसए यानी अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और किस नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है, पोटोमैक नदी के किनारे यह है। ठीक है, ऑप्शन सी, पोटोमैक। नेक्स्ट, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण
होने वाली वर्षा को कहते हैं? भूमध्यवर्ती क्षेत्र, यानी आपका विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कह रहा है गहन वाष्पन के कारण कौन सी वर्षा होती है? तो संवहनी वर्षा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवहनी। और ये दोपहर के बाद होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आपका चिली है, ऑप्शन बी चिली, दक्षिण अमेरिका का देश है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य, यानी 7 बहनों का सदस्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन बी त्रिपुरा। देखिए 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया। ये आपका 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है। कभी कभी सिक्किम दे देता है, सिक्किम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देगा कौन सा है, तो सिक्किम नहीं है, तो ये आपका 7 सिस्टर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? एस्चुरी का निर्माण मैंने बताया था कौन सी नदी करती है। देखिए जो आपके अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी आपका जो पश्चिम की नदियां बहती हैं वो आपका किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। और बाकी जो इधर आके बंगाल खाड़ी में गिरती हैं किसका निर्माण करती हैं? आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन इधर गिरती है? तो ताप्ती, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये सब जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, तो ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बारे में पूछ रहा है, देखते हैं। पहला, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है, हिमालय क्या है आपका? नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत हो गया यहाँ पे। दूसरा आपका, भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल सही है, जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का नीचे वाला, ये आपका क्या है? प्राचीन है, ठीक है। ये भी सही है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ठीक, ये भी आपका सही है। जो आपका गोंडवाना शिला है उसमें आपके क्या पाए जाते हैं? कोयले पाए जाते हैं, तो ये कोयले के भंडार है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी। एक से अच्छा पूछ रहा कौन सा असत्य है? असत्य कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए नहीं तो ऐसे गलती होती है। इसमें असत्य पूछा है तो इसलिए ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये ऑप्शन सी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये कुट्टानाडु, ऑप्शन सी। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, न्यूनतम। यह क्षेत्र दुनिया में उन कुछ स्थानों में से एक है जहां खेती समुद्र के स्तर से लगभग 1 से 3 मीटर की दूरी पर की जाती है, ठीक है, 1 से 3 ही मीटर ऊंचाई है इसकी। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, कुट्टानाडु को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी कौन सी है? प्राचीन कौन सी है? तो आपका मैंने बताया था बृहत हिमालय सबसे प्राचीन होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहत हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? कौन सी करा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, बालाघाट भी महाराष्ट्र में, मांडव की पहाड़ी नहीं है। ये कहाँ पे है आपका मांडव की पहाड़ी? ये गुजरात राज्य में है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से? तो पद्मा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ में मिलती है? तो देवप्रयाग में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। इंपॉर्टेंट है, 5 प्रयाग हैं आपके, कौन कौन से? देखिए अलकनंदा सब में कॉमन है नदी, ठीक है, अलकनंदा सब में कॉमन है। तो अलकनंदा धौली गंगा से मिलने से आपका विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है, अलकनंदा धौली से विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा पिंडार से मिलने से आपका कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी के मिलने से आपका रुद्र प्रयाग, अलकनंदा भागीरथी के मिलने से देव प्रयाग, और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलने से नंद प्रयाग बनता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से भारत में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ था? हरित क्रांति से किसका लाभ हुआ था सबसे ज्यादा? तो गेहूं को हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, देवदार आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, शंकुधारी वन है।
सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। सुंदरी आपका सुंदरवन पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा है कौन सा, तो सारे सही हैं, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सारे सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही पलाश कहा जाता है। ठीक है, इसके जो है जो फूल होता है इसका लाल और नारंगी कलर का होता है, इसीलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम निम्न में से किस सूची में आता है? पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम किस सूची का विषय है ये? तो समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। और ये तीनों सूचियां हैं किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, 7वीं अनुसूची में। और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा भी आपका किसका विषय है? समवर्ती सूची का। जंगल भी आपका किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ये सब ध्यान रखिएगा। आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसमें संशोधन किया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य में शामिल है, करेक्ट कौन सा मूल कर्तव्य है इनमें से? पहला है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये आपका हमारा मूल कर्तव्य है, ये सही है। आम चुनाव में मतदान करना नहीं, बंधुता को लोगों के बीच बढ़ावा देना, ये आपका मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो किस भाग में है, इंपॉर्टेंट है ये, तो भाग देखिए। पहले ये अगर पूछा है मूल संविधान में था कि नहीं, नहीं था ये। इसे कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? तो भाग 4A में जोड़ा गया था। आर्टिकल की बात करें तो 51A में जोड़ा गया था, भाग 4A 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था कितने थे? तो आपका 10 थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, रूस के संविधान से लिया गया है। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं पूछ रहा है? तो शिक्षा का अधिकार, ये तो आपका मूल अधिकार है, आर्टिकल 21A में शामिल किया गया था ये, ठीक है, ये आपका सही है। सूचना का अधिकार नहीं है, ठीक है, सूचना का अधिकार नहीं है। बाकी भाषण और अभिव्यक्ति की अधिकार भी आपका आर्टिकल 19 में है, तो ये नहीं है, ऑप्शन बी। सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? करा किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 335 में, ऑप्शन सी 335। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके कम कर सकता है? करा राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके कम कर सकता है? तो लघुकरण के माध्यम से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लघुकरण। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल 72। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो मैंने बताया था कौन, महान्यायवादी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है संसद में भाग ले सकता है लेकिन जो है वोट नहीं दे सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? करा कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और सभी क्या होते हैं? आपके लोकसभा से होते हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का
सदस्य नहीं होता है, तो मैंने बताया था राज्यसभा, ऑप्शन बी। और राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, आर्टिकल 64 के अनुसार। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुश्री MS फातिमा बीबी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, फातिमा बीबी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इन्हें जो है 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन सा पद्म पुरस्कार मिला, मैंने बताया था इनके बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी। अला किससे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ? संसद टीवी के साथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन डॉलर की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख कौन? तो ऑप्शन सी, उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 30 जून को जो है ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में कौन है? तो मनोज पांडे, इनका स्थान लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने? ऑप्शन बी, मोहन चरण मांझी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उड़ीसा की राजधानी क्या है और उड़ीसा की लोकसभा सीट कितनी है, उड़ीसा की राज्यसभा सीट कितनी है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और विधानसभा की सीट कितनी है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।